किसी भी रियासत में जबर, जुल्म, साजिश, प्लानिंग या प्रोग्रामिंग एक हद तक चल सकती है क्योंकि आगे से अवाम होती है, ना कि रोबोट्स। जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो ब्यूरोक्रेसी, बिजनेसमैन, कबीलों के सरदार, जनरल्स और जजेस सब के सब इक़्तिदार की दौड़ में लग गए और आज़ाद होने के 1 साल बाद ही अफरा तफरी फैल गई। एक कॉन्स्टिट्यूशन आया, वो उड़ा दिया गया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आया, वो उड़ा दिया गया और इस तरह करते करते 70 की दहाई तक मार्शल लॉज आती जाती रही। फिर मार्शल लॉज को रोकने के लिए लोग रोड पे आ गए, लोग मारे गए, मजबूर होकर डिक्टेटरशिप्स ख़त्म हुई, लेकिन डील डाल करके चीज़ों को सेट किया गया और फिर दोबारा नाम नेहाद गवर्नमेंट ला के हुक्मरानी पीछे से वही इलीट्स और मिलिट्री करती रही। फिर दिहाइयों के बाद एक पीपल्स इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट आई, लेकिन उसको 3 साल भी नहीं चलने दिया गया और दोबारा मिलिट्री डायरेक्टली पावर में आ गई। फिर 10-12 साल नाम नेहाद इलेक्शंस होते रहे, लेकिन हर बार ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और करप्शन की मद में बस शक्लें बदलती रहीं, लेकिन निज़ाम वहीं से चलता रहा। फिर जब पावर हाथ से निकलते देखा तो दोबारा खुद मार्शल लॉ लगा के इक़्तिदार में आ गए, जुल्म करके लोगों को डरा दिया। फिर लोगों ने डायरेक्ट पावर से हटने पे मजबूर किया तो इलेक्शंस को सैबोटाज करके एक शेडो गवर्नमेंट बना के सियासी ताज पहन के रूल करने लगे। फिर सिविलियन जब अपनी जगह ज़्यादा बनाने लगे तो दोबारा मार्शल लॉ लगा के दोबारा इलेक्शंस मैनेज करके नाम नेहाद गवर्नमेंट ले आए। अब दोबारा आवाम रोडों पे आ गई, स्टूडेंट्स हों, पॉलिटिकल वर्कर्स हों, अमीर हों या गरीब, सब एहतजाज में शामिल हो गए। जजेस ने फाइनली इन इलीट्स का साथ छोड़ा और इनके इक़दामात को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया तो फिर इल्ज़ाम लगा जुडिशल कू या जुडिशल मार्शल लॉ का। लोग फिर भी ना रुके, फाइनली इलेक्शंस की कॉल दे दी और इस बार अवाम के वोट ने इन इक़्तिदार के पुजारियों को झुका दिया। When you look at a country that's had 12 coups since 1932, along with another 7 attempted ones, well, there is clearly something of a love-hate relationship with democracy there. On average, Thailand has had a military coup every 7 years since 1932, and power has often been consolidated then through changes to the constitution. For example, the current constitution, where the Prime Minister is to be jointly chosen by the Senate and the House of Representatives. However, the Senate's members are all nominated by the army, which means you've got 250 votes in the bag already, leaving just 126 more to become the Prime Minister. हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की। थाईलैंड 1932 में बादशाहत ख़त्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया था। पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया लेकिन 1 साल भी नहीं चला और 1933 में कूप लगा दिया गया। सिविल वॉर और पावर की जंग चलती रही। 1973 में एक डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट चली, लेकिन उसको ऐसा क्रश कर दिया गया कि वो कुचल के रख दी गई। फिर 1988 में मजबूर होके इलेक्शन करवाए तो पहली बार अवाम की भारी अक्सरियत से जीतकर एक प्राइम मिनिस्टर आए। हालांकि वो भी एक रिटायर्ड जनरल थे। उसको भी 3 साल भी नहीं चलने दिया और मार्शल लॉ लगा के फारिग कर दिया गया। सो इस तरह 1932 से 1991 तक 10 मार्शल लॉज लगे। 1992 में मार्शल लॉ लगाने वाले जनरल साहब ने कहा कि मैं तो नहीं हटता। खैर फिर लोग निकले और ऐसा डंडा चला कि 40 से 50 लोग अभी तक गायब हैं, उनका पता ही नहीं कि कहाँ हैं। लेकिन किंग ने फिर इंटरवीन किया और अपोजिशन और जनरल साहब को बिठा के सुलह करवाई, लेकिन जो मारे गए वो मारे गए। इस दिन को ब्लैक मई के नाम से याद किया जाता है थाईलैंड में, क्योंकि ये 17 मई को हुआ था, यानी कि मई का महीना और ख़तरनाक हालात, इनका कोई यूनिवर्सल कनेक्शन लगता है। थाईलैंड में आज तक 20 कॉन्स्टिट्यूशंस और चार्टर्स आ चुके हैं। रिसेंट हिस्ट्री में 2006 में मार्शल लॉ लगाया गया, जिसकी वजह पॉलिटिकल पार्टीज का आपसी झगड़ा थी। अब उस झगड़े को पीछे से आग लगाने वाले भी मार्शल लॉ लगाने वाले थे। खैर आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन 1997 को उड़ा दिया जाता है और जो रूलिंग पार्टी थी उसको 5 साल के लिए बैन करके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। 2006 में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ले आते हैं और 2007 में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ले आते हैं। फिर 2007 में इलेक्शंस के नतीजे में जीतने वाली पार्टी को फ्रॉड में हटा दिया जाता है। 2008 में फिर से एक नाम नेहाद प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। लोग फिर मजबूर करते हैं तो 2011 में इलेक्शंस होते हैं और उसमें एक पार्टी जीत के सामने आती है, लेकिन 2013 में ही हालात ऐसे ख़राब किए जाते हैं कि हुकूमती पार्टी 2014 में असेंबलियाँ तोड़ के इलेक्शंस अनाउंस कर देती है। इलेक्शंस के दिन दंगे फसाद किए जाते हैं और 3 मंथ्स के बाद 2014 में ही मार्शल लॉ लगा दिया जाता है।
इस वक्त जो जनरल साहब थे उन्होंने ही कुछ वक्त पहले यही क्लेम किया था कि आर्मी यानी कि थाईलैंड की आर्मी न्यूट्रल है और मार्शल लॉ लगाने का कोई इम्कान नहीं। फिर 2014 में वही शख्स आर्मी के चीफ भी थे, NCPO यानी मिलिट्री जनता के सरबराह भी थे और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। 2014 में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है, 2017 में बाज़ाब्ता तौर पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। अब यहाँ मिलिट्री जनता को मज़े का खैज किस्म की पावर दी जाती है, जिसका मतलब कि पूरे सेनेट के 200 मेंबर्स की कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगी, वो सीधा वहीं से अपॉइंट होगी। 2019 में इलेक्शंस करवाए जाते हैं, अपोजिशन की मेजर जमात को ज़बरदस्ती डिज़ोल्व किया जाता है और जो मार्शल लॉ लगा के बैठे थे उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली और उससे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आ गए। फिर 2020 में अवाम ने कहा कि बस हो गई। बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए प्राइम मिनिस्टर साहब की रेजिग्नेशन के लिए और थाई मोनार्की के हक में किए गए कुछ रिफॉर्म्स के खिलाफ। 2020 में शुरू होने वाले प्रोटेस्ट चलते चलते 2023 तक पहुंच गए और 2023 में इलेक्शंस करवाए गए। I think the probability of minority government is almost zero now. And so tomorrow is going to be the official result for tomorrow. So we wait until that time. But right now we expect like the first or the second place. So anyone can win, so they can set the government. ใครที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคะแนนนั้นก็ยืนยันนะครับว่าจะทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะใน थाईलैंड के इलेक्शन में अवाम ने 10 साल में पहली बार फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। नताइज के मुताबिक अवाम ने जमहूरियत पसंद 2 जमातों को अक्सरियत दिला दी है। आम इंतखाबात में अपोजिशन जमातों को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। अपोजिशन जमात फ्यू थाई पार्टी को 10.3 मिलियन वोट्स मिले हैं, जबकि मूव फॉरवर्ड पार्टी को 13.5 मिलियन वोट्स मिले हैं। वहीं मौजूदा वज़ीर आज़म की यूनाइटेड नेशन पार्टी को सिर्फ 4.5 मिलियन वोट्स मिले। मूव फॉरवर्ड पार्टी ने 149 सीट्स जीती है, जबकि फ्यू थाई पार्टी तकरीबन 138 सीट्स जीतने में कामयाब रही। मूव फॉरवर्ड पार्टी के लिए ये पहला इलेक्शन था और मोस्टली यूथ इसी पार्टी में शामिल है। फ्यू थाई पार्टी मुल्क की कदीम तरीन जमातों में से एक जमात है। सन 2014 में इसी पार्टी के खिलाफ मार्शल लॉ लग गया था। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, ताहम फ़िलहाल अगली हुकूमत तश्कील देने के हवाले से गैर आइनी सूरत हाल अभी भी बरकरार है कि आया असम्बली तश्कील दी जाएगी या नहीं, क्योंकि अब अगले मरहले में इन जमातों को फ़ौज की जानिब से मुकर्रर करदा सैनेट के 250 अरकान से वोट हासिल करना होगा। इसका मतलब है कि MFP और फ्यू थाई को नई इंतज़ामिया काम करने के लिए छोटी जमातों की हिमायत की ज़रूरत होगी। छोटी जमातें अभी भी फ़ौजियों के कंट्रोल में ही हैं और इंतखाबात से कबल अपोजिशन जमातों ने वोटर से फ़ौज की हुक्मरानी से आज़ादी का वादा किया था। Finally, a public service message for those who want to listen. इसलिए कहते हैं कि नाउमीदी कुफर है। थाईलैंड में मार्शल लॉज लगे, थाईलैंड में लोगों पे जुल्म हुआ, थाईलैंड में लोगों को दबाया गया, थाईलैंड में पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन डाला गया, थाईलैंड में पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त्म किया गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये ना वो दौर है कि किसी को आप लंबा अरसा दबा के रख सकें, ना वो दौर है कि किसी को मार दें और कोई सवाल भी ना करे, और ना ही वो दौर है कि आप पर्दे के पीछे बैठ के चीज़ों को खुद चलाते रहें। हल सिर्फ आवाम से ही निकलता है, उसका मतलब इलेक्शंस। थाईलैंड की मिलिट्री जनता को भी सीखना पड़ जाएगा। जितना जल्दी आप भी सीख लें उतना मुल्क के लिए अच्छा है। बाकी आपकी मर्ज़ी।